देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जो कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी हैं। आज खास मुलाकात में आप प्रदेश के उन तमाम विषयों पर उनसे खास बातचीत करने वाले हैं जो कि इस वक्त प्रदेश में उबाले खा रहे हैं। और आखिरकार 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस रोड मैप के जरिए तैयारियों में जुटी हुई है, क्या ये राजनीति अब 2027 के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, इस पर हम खास बातचीत करने वाले हैं। ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं भरत सिंह चौधरी जी से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चौधरी जी। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भरत सिंह चौधरी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कैबिनेट विस्तार हुआ, मंत्री बनाए गए और आखिरकार एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला बहुत समय बाद। लेकिन आखिरकार क्या उत्तराखंड में 2027 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा जन सरोकारों से जुड़ी रहती है, जनता की सेवा में रहती है। और लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। हम हमेशा तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। कैबिनेट विस्तार हुआ, आप कैबिनेट मंत्री बनाए गए, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रही? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम्य विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, एमएसएमई की जिम्मेदारी सौंपी है। और दोनों विभाग जो है वो गाँवों से जुड़े हुए हैं, नौजवानों से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो मेरे दिमाग में था कि दोनों विभागों की कार्यप्रणाली को इस तरह से रखें कि ताकि गांव की जो जनता है, ख़ास तौर पे जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनसे सीधा कनेक्ट स्थापित हो सके। और जो भी योजनाएं, फ्लैगशिप स्कीम्स, चाहे वो भारत सरकार की हैं चाहे वो उत्तराखंड सरकार की हैं, उसका सीधा लाभ जो है वो हमारी महिलाओं को मिले। ख़ास तौर पे मैं आप जिक्र करना चाहूँगा, जो लखपति दीदी योजना है वो हमारी बहुत ही एम्बिशियस एक स्कीम है भारत सरकार की, और मोदी जी का उस पर बहुत बड़ा फोकस है। तो जी। पिछले सालों से हम लगातार उसमें अपने लक्ष्य से भी बेहतर हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी योजनाओं की बात कर रहे हैं क्योंकि एमएसएमई सेक्टर आपके पास है जी। और एक बड़ी ज़िम्मेदारी माना जाता है क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंजन एमएसएमई में है और प्रदेश में सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो युवाओं का एमएसएमई सेक्टर पर है। तो आखिरकार छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप और इन योजनाओं के ज़रिए कैसे सरकार उन जनताओं को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमारे प्रदेश में संचालित है और पिछले कुछ सालों में हुँ, बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान हुँ, उस योजना से जुड़े हैं। हुँ, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना भी संचालित है, उसका भी लाभ कई लोग ले रहे हैं। और उन योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि उनको इतना आसान बनाया जा सके कि हर लाभार्थी, हर ज़रूरतमंद उसका लाभ उठा हुँ। सके। आजकल के दौर में क्या उत्तराखंड में उद्योग स्थापित करना आसान है या फिर अभी भी कुछ बाधाएँ हैं? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, हुँ, उस पर बहुत बड़ा फोकस अपना रखा है। और यही वजह है कि पिछले साल हमको देश के पैमाने पे हुँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला पुरस्कार मिला है। जी, और जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में उद्योगों हुँ, में, ख़ास तौर पे जो मध्यम और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जिस तरह से इजाफा हुआ है, वो सबूत है इस बात का कि उस दिशा में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एमएसएमई सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष की हम बात करेंगे। विपक्ष बहुत सारे सवाल उठाता है कि बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे।
जब यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया गया था, उद्योगपति आए थे यहाँ पर, तो आखिरकार कहा जा रहा है कि वो जितने एमओयू साइन हुए थे, वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वाक़ई में सिचुएशन कुछ ऐसी है? देखिए, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नज़रिया अगर नकारात्मक हो तो कई बार चीज़ें स्थूल रूप में भी नज़र में नहीं आती हैं, और आज कांग्रेस की ये सबसे बड़ी समस्या है कि उनको कहीं भी कोई चीज़ सकारात्मकता के साथ नज़र नहीं आती है। इस सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट जो है इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है वो आए हैं, और धीरे धीरे वो ज़मीन पर भी उतर रहे हैं। बिल्कुल, प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि इस वक़्त चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, लेकिन जब आप कैबिनेट में बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, सबसे पहले निगाह किस मुद्दे पर जाती है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है इस वक़्त सरकार का? देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में, और मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बिल्कुल। युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने का हुँ, है। और हम सब जानते हैं कि सब युवाओं को सरकारी नौकरी हाँ, में समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोज़गार की एक से बढ़कर एक योजनाएं हमारे प्रदेश में संचालित हो रही हैं, और बड़ी संख्या में उनका लाभ उठा करके आपने देखा होगा कि अ, हमारे प्रदेश में रिवर राफ्टिंग को लेकर के और एडवेंचर गेम को लेकर के युवाओं का रुझान तेज़ी से उस ओर बढ़ रहा है, और बड़ी संख्या में लोग उससे अपना रोज़गार कमा रहे हैं। बिल्कुल रोज़गार आपने एक सबसे बड़ी समस्या बताया। क्या यही वो कारण है जो कि प्रदेश से पलायन की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है? देखिए, पलायन एक बड़ा विषय है, उस पे बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता है। पलायन हुँ, हमेशा हर स्थान पे, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, हुँ, किसी न किसी रूप में पलायन होता रहता है। और उत्तराखंड का जो पलायन है उसको रोकने के लिए सरकार हुँ, निरंतर प्रयास कर रही है। पलायन रोकथाम आयोग का गठन किया गया है। उसके अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। जलागम प्रबंध परियोजना की हुँ, कुछ इकाइयां स्थापित की गई हैं। उनके माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार की तरफ मोड़ा जा रहा है, हुँ। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ओवरनाइट इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। जो लोग हमारे बाहर जा चुके थे, अब वो धीरे धीरे गाँवों की तरफ लौट रहे हैं, वहाँ हुँ। पर भी अपने मकान वगैरह तैयार करवा रहे हैं। गाँव में रोज़गार कैसे स्थापित कर रहे हैं आप? कैसे स्वरोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, गांव में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, हुँ, माइक्रो इस लेवल पे, माइक्रो स्केल पे जो उद्योग हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, और जो महिला समूह हैं उनके माध्यम से हम प्रसाद का एक बहुत बड़ा अभियान हम चला रहे हैं प्रदेश हुँ, में। क्योंकि लगभग 50 से 60 लाख लोग जो हैं प्रदेश में चार धाम की यात्रा पे आते हैं। कई 100 करोड़ का प्रसाद जो है इस दौरान बिकता है। तो हम महिला समूहों को प्रसाद के निर्माण कार्य में लगा रहे हैं। नौजवानों को भी जो है जैसे छोटी-छोटी दुकानें, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, होम स्टे, और जो हमारे रिवर राफ्टिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, जो भी एडवेंचरस गेम है उनकी तरफ उनको ले जा रहे हैं। पशुपालन पे भी हमारी सरकार का बहुत ज़ोर है। पशुपालन के क्षेत्र में बहुत नए काम जो हैं हुँ। इस दौरान हुए हैं। उनका लाभ जो है पशुपालकों को मिल सके, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर पे।
बिल्कुल, आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स गिनाए हैं जो कि सरकार के एक पॉजिटिव पॉइंट्स माने जाते हैं, और जब से आपने कैबिनेट का पद सँभाला है, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पर भी, आपके कंधों पर है। लेकिन क्या आप जब कैबिनेट में बैठते हैं, तो आपको जब सिचुएशन देखते हैं, स्वरोजगार की बात जब आपने करी, तो पहाड़ और मैदान को अगर कंपेयर किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा अंतर पहाड़ और मैदान में अभी भी बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, और मुझे लगता है कि उस अंतर को पूरी तरह पाट पाना शायद कभी भी संभव नहीं होगा, हुँ, लेकिन हम उसमें बहुत हद तक हुँ, सुधार करने की स्थिति में हैं, हुँ, सुधार कर रहे हैं, और उस गैप को जो है कम हुँ। करने का निरंतर प्रयास हो रहा है, लेकिन वो बराबरी पे आ पाएगा इस बात की संभावनाएं फिलहाल निकट भविष्य में तो कम ही नज़र आती हैं। तो सरकार का इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना है? कैसे विचार किया जा रहा है? सरकार रोड मैप क्या प्रयास है? कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। आप जानते हुँ, हैं कि जो ढांचागत सुविधाएं हैं वो पहाड़ की अपेक्षा हुँ। जो शहरी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र जी। है, उसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। उसको किसी एक दिन में या किसी एक साल में हुँ। पाट पाना मेरे ख्याल से किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन सरकार उस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। बिल्कुल, सरकार ज़रूर काम कर रही है, लेकिन 2027 का चुनाव भी नज़दीक है। बहुत सारे आपसे सवाल से बातचीत करनी है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। तो दूसरी तरफ सरकार के ऊपर वो महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि इस वक़्त प्रदेश में चारधाम यात्रा पे गतिमान है। इन सब विषयों पर हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक़्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटते हैं, आप बने रहिए। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं खास मुलाकात में, और खास मुलाकात में हमारे साथ खास शख्सियत बातचीत के लिए मौजूद है। सीधे रुख करते हैं और उनसे बहुत सारी बातचीत करते हैं। भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जी, जानना चाहूँगी कि देखिए, चारधाम यात्रा पर हम लोग बातचीत करने वाले थे। चारधाम यात्रा इस वक़्त सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। यात्री जो भी पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, वो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ़ कर रहे हैं। इस बार क्या कुछ बेहतर व्यवस्थाएँ आपके द्वारा की गई है? देखिए, केदारनाथ यात्रा की मैं बात करूं तो जो पैदल का 20-22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हुँ, उसमें हर 2 किलोमीटर पे जो घोड़े खच्चर हैं उनके लिए वाटर हीटर लगाए गए हैं। जी। रास्ते में कई स्थानों पर जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो यात्री है, जो पैदल यात्री हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई है। मेडिकल टीम वहाँ पे जी। चौबीसों घंटे मुस्तैद है। जो एक बड़ी समस्या खच्चर के लीद को लेकर के रहती थी, वो डे टू डे बेसिस पे उसकी सफाई हो रही है, और पूरी तरह से एक जो सैनिटेशन का ख्याल है वो रखा जा रहा है, और उस खच्चर की लीद के साथ पिरूल को मिला करके हुँ, उसके ब्रिक्स हम बना रहे हैं ताकि हुँ, ईंधन के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकें। हुँ, तो उसके अलावा यात्रियों के टोकन सिस्टम उनको हुँ, जारी किया गया है ताकि हर यात्री को इस बात का एहसास रहे कि उसका जो दर्शन का समय है वो निर्धारित समय पर वो अपने दर्शन कर सके, और हुँ। किसी तरह की आपाधापी की स्थिति वहाँ पे न बने। ठीक है। चारधाम यात्रा पर हम लोग जब बातचीत करते हैं, तो उससे 2 पॉइंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। एक, अगर मैं विपक्ष की ओर से सवाल पूछूँ, तो विपक्ष का एक सवाल है कि गैस की किल्लत, जो कि इस प्रदेश में संकट बना हुआ है। सरकार बार-बार ये जनता के बीच बोल रही है कि गैस की बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है। चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित चलती रहेगी। यात्रा मार्गों पर पर्याप्त व्यवस्थाएँ हमारे द्वारा की गई, वैकल्पिक व्यवस्थाएँ भी आप लोगों के द्वारा यहाँ पर की गई है। लेकिन विपक्ष को आप देखिए क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे, देखिए और जनता विपक्ष को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज विपक्ष की स्वीकार्यता अगर जनता के बीच में धीरे-धीरे घट रही हुँ, है, तो इन्हीं वजह से घट रही है हुँ, कि वो वस्तु स्थिति का आकलन करके हाँ, उसको समझने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि उसका हुँ, राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास करती है। हुँ, हम सब जानते हैं कि जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, हुँ, मिडल ईस्ट में जो सब चल रहा है, उसके चलते ये कहना कि गैस की कमी नहीं है, मेरे जी, ख्याल से
उचित नहीं होगा। गैस की कमी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि पीछे से सप्लाई कम है तो आपूर्ति भी निश्चित रूप से कम होगी। लेकिन सभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यात्रियों से भी आह्वान किया गया है कि वो अपने मेनू को जो है आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रखें, ताकि संकट की इस घड़ी में चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया जा सके। जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल्स हैं, वहाँ पे गैस की भट्टी, वहाँ पे डीजल की भट्टियाँ भी तैयार की गई हैं। केरोसिन की बिक्री से रोक हटा दी गई है। और उसके अलावा जो स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे अपील की गई है कि अगर आवश्यकता हुई तो लकड़ी को भी ईंधन के रूप में वो इस्तेमाल करें, ताकि इस संकट का सामना किया जा सके। ठीक है, और चारधाम यात्रा से ये पहला जुड़ा हुआ सवाल था, और दूसरा जो बड़ा सवाल निकल कर आता है वो है आपदा। और देखने को मिलता है कि सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की वही है। सरकार इस ओर क्या ध्यान दे रही है? कोई राहत देखिए भरी कोई खबर हम लोग सुन पाएंगे, या फिर स्थायी समाधान से काम चलाना देखिए पड़ेगा? आपदा, क्योंकि शब्द ही आपदा है, हम्म, वो कह कर के नहीं आती है, किसी के नियंत्रण में नहीं होती है, जी। न सरकारों के, न किसी व्यक्ति के। और जब वो आती है तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसका न्यूनीकरण कर सकें, जहाँ तक हो सके आपदा का न्यूनीकरण कर सकें। हम्म, आपदा में हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है जी। वो नेशनल एवरेज से बेहतर है। हम्म, हमारी जो एनडीआरएफ है, हमारी जो डीडीआरएफ है, हमारी स्थानीय पुलिस है, हम्म, और इस समय केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय रिजर्व बल भी हमको उपलब्ध करवाए हैं। तो हम पूरी हम्म, तरह से मुस्तैद हैं, और पूरी कोशिश होगी कि वैसे बाबा केदार से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह की कोई आपदा ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपदा आती है तो उसका डट करके सामना किया जाएगा बिल्कुल। और लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल, ये तो बात हुई हमारी डेमोग्राफी की, ज्योग्राफी की, जिस पर हमने खुलकर बातचीत कर ली है। अब आते हैं 2027 के जी चुनाव की। जी 2027 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी है? इस बार किन मुद्दों के बल पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में है, वो है राजनीतिक स्थिरता, हम्म, विकास और डबल इंजन। एक आपने देखा कि जिस तरह से बंगाल के लोगों ने महसूस किया हम्म, कि डबल इंजन की सरकार न होने के कारण बंगाल के लोगों को बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं हैं उनसे महरूम रहना पड़ा। आपको सुन कर के ताजुब होगा कि जो गरीब अन्न कल्याण योजना है वो वहाँ पर लागू नहीं थी, जो आयुष्मान भारत योजना है वो वहाँ पर लागू नहीं थी, जो किसान सम्मान निधि थी वहाँ की सरकार ने वहाँ पर लागू नहीं की थी, उसका लाभ वहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा था। इसके ठीक विपरीत जिन जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, उनको केंद्र सरकार के साथ तालमेल के साथ वो काम कर रहे हैं, तो समुचित विकास उसका हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक सवाल जब आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या उत्तराखंड की जनता को इस डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है? और अगर बिल्कुल हैट्रिक लगाई जाती तो फिर क्या धमाल मचने वाला है प्रदेश में? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। और जिस तरह से उत्तराखंड की जनता को किसान सम्मान निधि नियमित रूप से मिल रही है, गरीब अन्न योजना का लाभ यहाँ के लोग भरपूर उठा रहे हैं। जो अटल आयुष्मान योजना जो है उत्तराखंड में लागू हुई है, हर नागरिक को जो है, हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड की जनता बाहें फैला कर के भारतीय जनता पार्टी के स्वागत में खड़ी है, और 2027 में पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नए कीर्तिमान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनने वाली है। बिल्कुल, ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों की तैयारियां हैं उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि हमारे भी आज पूरी तैयारी है, और
इस बार शायद प्रदेश में जनता वैकल्पिक मोड में आ चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार वैकल्पिक मोड कांग्रेस कुछ देखिए, कमाल कर सकती है? कांग्रेस बिल्कुल मूड में है और आपस में एक दूसरे को निपटाने के मूड में है, निपटा रही है और शायद चुनाव तक निपटा भी चुकी होगी। बाकी कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, जिस प्रदेश से कांग्रेस एक बार गई फिर वो कभी लौट करके नहीं आई, उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, बिहार का उदाहरण आपके सामने है, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब कांग्रेस एक बार हाशिए पे चली जाती है तो फिर उसकी वापसी की संभावनाएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और उत्तराखंड में फ़िलहाल अगले 20 साल तक कांग्रेस का कोई भविष्य मुझे नज़र नहीं आता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के बल पर इस चुनाव को लड़ने की बात कर रही है, विपक्ष वही ऑल्टरनेट लेकर इस वक्त चुनाव में उतरने की बात कर रहा है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है जिस सुरक्षा का दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्राइम की खबरें सामने आई, लेकिन विपक्ष उनको दूर करने में कामयाब होगा। तो क्या लगता है कि जनता क्या इस मुद्दे पर पलट सकती है? देखिए, कहते हैं कि अपवाद नियम नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस आर नॉट लॉज। अगर अपवाद स्वरूप छुटपुट कहीं पर एक आध अपराध हुए हैं तो फिर भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था की भी बात करें तो कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है, और इसमें और भी निरंतर सुधार होने की गुंजाइश है। एक ज़माना था जब नकल को उत्तराखंड के लोगों ने अपनी नियति मान लिया था, पर्ची और खर्चे से जो है नौकरियां यहाँ पर बंटती थी, लोगों ने उसको भी अपनी नियति मान लिया था। आज पहली बार है कि 30,000 से अधिक युवाओं को इस सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरी मिली है और कहीं भी न तो एक पैसे का लेन देन हुआ है, न किसी तरह की कोई सिफारिश हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ सारी नियुक्तियां हुई हैं। तो इससे और जो सख्त नकल विरोधी कानून यहाँ पर बना है वो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक नज़ीर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा देती है, तो क्या नया रूप भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलेगा? प्रदेश की जनता को ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, नया रूप भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि वो कोई भानुमति का कुनबा नहीं है कांग्रेस की तरह, वैचारिक धरातल पे खड़ी एक पार्टी है जिसके अपनी नीतियां हैं, जिसके अपने सिद्धांत हैं, जिसका अपना एक विचार परिवार है और उसी दायरे में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी तक लोगों की सेवा करती रही है उसी तरह से आगे भी करती रहेगी, तीसरी बार भी आएगी और चौथी बार भी आएगी। और आप अपने विभाग में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? आखिरी सवाल मेरा आपसे। बिल्कुल, मैं अपने अधिकारियों को कल भी मैंने समीक्षा बैठक की थी और मैंने बहुत सारी कभी आपके चैनल पे समय मिलेगा तो तफसील से बात करेंगे। इतने कम समय में सारी बातें करना संभव नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा है कि हमारी जितनी योजनाएं हैं उनको वुमन सेंट्रिक बनाइए, उनके केंद्र में महिलाओं को रखिए और आप देखिए कि उसके चमत्कारी परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल, ये देखने वाला विषय रहेगा और इस विषय पर चर्चा करने में बेहद उत्सुकता रहेगी, क्योंकि जब हमारे पास वो मौका मिलेगा, वो समय मिलेगा, हम भी जानेंगे कि आखिरकार आपके विभाग में कौन-सी ऐसी योजनाएँ हैं, जो कि धरातल पर इस वक्त युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रेरित कर रही है, जिन पर आखिरकार युवाओं को वाक़ई में फ़ायदा पहुँच रहा है और इसके ज़रिए प्रदेश एक नए स्टार्टअप्स एमएसएमई सेक्टर में एक बड़ा ही मिसाल स्थापित करने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल पर। तो अभी आप सुन रहे थे भरत सिंह चौधरी जी को, जिनसे हमने उत्तराखंड के विशेष मुद्दों पर बातचीत की है। उनसे विभाग से जुड़े उनके तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है। प्रदेश में 2027 चुनाव इस वक्त सिर पर है और ऐसे में सरकार क्या सोच रही है, क्या रोड मैप है, क्या विजन रहने वाला है, उस पर खुलकर चर्चा हुई है। फिलहाल फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।